1942 ए लव स्टोरी। कुछ फिल्में ऐसी भी रही जिन्हें मैंने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी पूरा एल्बम 1942 ए लव स्टोरी जितना भव्य या रोमांटिक नहीं रहा। वो भी एक गैर देशी होने के नाते इसने मुझ पर जो असर डाला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अमाडेस जैसी फिल्में संगीत की प्रतिभा के लिए देखी जा सकती है, लेकिन जब आप कोई ऐसी भारतीय फिल्म देखते हैं जिनके गाने आपको कंठस्थ हो तो वह एक अलग ही एहसास होता है। यह दूसरों से अनुसार यहाँ संगीत सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है, बीजीएम भी शानदार है। यहाँ एक ऐसी फिल्म है जिसे अगर आप सुने तो उतनी ही अच्छी लगेगी। मेरे दोस्त को काम करते हुए फिल्म को एमडीएस फाइल में बदलने और उसे सुनने की अजीब आदत थी। मैंने इसे कुछ और उससे सुनने की अजीब आदत थी। मैंने इसे कुछ देर तक सुना जो आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प थी, लेकिन उस समय मैंने जो फिल्में सुनी की वह थी पित्तौर घाटी बरबस, जो मुझे मुँह जुबानी याद है और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए शायद यह एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पसंद आई। हाँ, मैं सुनने का आनंद ले पाया, लेकिन 1942 ए स्टोरी के साथ मुझे लगता है कि इसे नए सिरे से सुलझाना भी एक रोमांचक अनुभव है। यह फिल्म दीवान हरि सिंह मनोहर सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह अनिल कपूर की कहानी है, जो एक वफादार ब्रिटिश कर्मचारी है और जिसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और क्रांतिकारी रघुवीर पाठक अनुपम खेर की बेटी राजेश्वरी रज्जो पाठक मनीषा कोइराला से प्यार हो जाता है। दोनों को बीच पहली नज़र का प्यार होता है। दोनों बिल्कुल विपरीत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं होने के कारण कोई भी उनके प्यार को मंजूर नहीं करता। नरेंद्र कैसी तमाम मुश्किलों को पार करता है और क्या वह उससे मिलने में कामयाब हो जाता है, यही कहानी है। पूरी फिल्म में मुझ में 1942 से लव स्टोरी और दिल से में समानताएं नजर आई हैं। जाहिर है दिल से के बाद आई थी और शायद 1942 ए लव स्टोरी से थोड़ा प्रेरित रही होगी, लेकिन दोनों की तुलना लाजवाब और प्यारी थी। खासकर पहली मुलाकात, जहां दोनों फिल्मों में से एक बेहतरीन दृश्य है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने अपने संगीत निर्देशकों का अब तक का सबसे बेहतरीन है। और दोनों ही फिल्में राजनीतिक उथल पुथल के बीच है। साथ ही मनीषा कोइराला भी दोनों फिल्मों में हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है यह प्यारा है। साथ ही सत्ता की प्यार और उनके प्यार के खिलाफ तमाम साजिशें, यह भी किसी रोमियो और जूलियट की कहानी जैसी लगी। लेकिन भारत में कोई सी प्रेम कहानी रोमियो और जूलियट प्रेम कहानी नहीं होती। फिल्म और कहानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। किरदार सीधे साधे और एक ही ढांचे में बंधे हुए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ खास सरप्राइज नहीं था और नया किरदार एक मुश्किल मोड़ पर आ जाता है। एक शरारती शुभंकर जैकी श्रॉफ के रूप में हालांकि वह पूरी फिल्म में दमदार अभिनय करते नजर आए हैं, फिर भी इस किरदार को एक उचित मोड़ दिया जा सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ एक मुख्य किरदार को
मरने पर ही उसे फिर से जोड़िया जाए। कोई भी पुरानी फिल्म देखने पर यही समस्या होगी, जहां सब कुछ मुगले आजम की तरह बहुत ज़्यादा महिमा मंडित है। ऐसी फिल्में हमें खुद देखनी चाहिए कि बजाय इसके गौरव का जीवन के लिए देखने के। 1942 से लव स्टोरी भी हंसी श्रेणी में आती है। चाहे आपको फिल्म या उसकी कहानी पसंद आए न आए, इसकी मेकिंग शानदार है। संगीत जिस तरह से पटकथा को आत्मसात करता है, वह गौर करने लायक है। फिल्म के गानों के लिए संजय लीला के रूप में एक विशेष निर्देशक मैंने सॉन्ग डायरेक्टर नाम का शायद कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ एक थे। यह सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं बल्कि एक निर्देशक होता है। ध्यान है, इसलिए हर गाने का उचित एकांत और एक विषय होता है जिसे वह रूबरू करता है, हमें रूबरू कराता है। इसलिए इसका एहसास लाजवाब है। क्लाइमैक्स सीक्वल में भले ही वह कितना या बेतुका लगे, मेकिंग फिर से शानदार है और ऑर्केस्ट्रा या लाजवाब है। यह उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जो साधारण सेटिंग्स में अपने भव्यता दिखाती है और एक कम प्रसिद्ध कालखंड का एहसास आसानी से सामने लाती है। अगर यह 1947 का होता तो उसका एहसास समझना आसान होता। चूँकि यह 1942 का है, इसलिए यह थोड़ा ज़्यादा विकसित और कलात्मक है। 1942 से लव स्टोरी महाकाव्य व्यावसायिक प्रेम दया कहानी के लिए एक बेहतरीन अध्ययन हो सकती है। इसी के साथ आज का यह फिल्म समीक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नई फिल्म के साथ।